आइए सुनते हैं रवीन्द्रनाथ टैगोर के प्रसिद्ध उपन्यास चोखेर बाली का हिंदी रूपांतरण आंख की किरकिरी। विनोद की माँ हरिमती महेंद्र की माँ राजलक्ष्मी के पास जाकर धरना देने लगी। दोनों एक ही गांव की थीं, छुटपन में साथ खेली थीं। राजलक्ष्मी महेंद्र के पीछे पड़ गईं। बेटा महेंद्र, इस गरीब की बिटिया का उद्धार करना पड़ेगा। सुना है लड़की बड़ी सुंदर है, फिर पढ़ी लिखी भी है। उसकी रुचियां भी तुम लोगों जैसी ही हैं। महेंद्र बोला, आजकल के तो सभी लड़के मुझ जैसे ही होते हैं। राजलक्ष्मी, तुझसे शादी की बात करना ही मुश्किल है। महेंद्र, माँ, इसे छोड़कर दुनिया में क्या कोई और बात नहीं है? महेंद्र के पिता उसके बचपन में ही चल बसे थे। माँ से ही महेंद्र का बर्ताव साधारण लोगों जैसा न था। उम्र लगभग 22 की हुई। एमए पास करके डॉक्टरी पढ़ना शुरू किया है। मगर माँ से उसकी रोज रोज की जिद का अंत नहीं। कंगारू के बच्चे की तरह माता के गर्भ से बाहर आकर भी उसके बाहरी थैली में टंगे रहने की उसे आदत हो गई है। माँ के बिना आहार विहार, आराम विराम कुछ भी नहीं हो पाता। अब की बार जब माँ विनोदिनी के लिए बुरी तरह उसके पीछे पड़ गई तो महेंद्र बोला, अच्छा, एक बार लड़की को देख लेने दो। लड़की देखने जाने का दिन आया तो कहा, देखने से क्या होगा, शादी तो मैं तुम्हारी खुशी के लिए कर रहा हूँ, फिर मेरे अच्छा बुरा देखने का कोई अर्थ नहीं है। महेंद्र के कहने में पर्याप्त गुस्सा था, मगर माँ ने सोचा, शुभ दृष्टि के समय जब मेरी पसंद और उसकी पसंद एक हो जाएगी तो उसका स्वर भी नर्म ही हो जाएगा। बंगाल में विवाह के पहले लड़का लड़की परस्पर एक दूसरे को देखते हैं। यह रिवाज ही शुभ दृष्टि कहलाता है। राजलक्ष्मी ने बेफिक्र होकर विवाह का दिन तय किया। दिन जितना ही करीब आने लगा, महेंद्र का मन उतना ही बेचैन हो उठा। मात्र 2-4 दिन पहले वह कह बैठा, नहीं माँ, यह मुझसे हरगिज न होगा। छुटपन से महेंद्र को हर तरह का सहारा मिलता रहा है, इसलिए उसकी इच्छा सर्वोपरि है। दूसरे का दबाव उसे बर्दाश्त नहीं। अपनी स्वीकृति और दूसरों के आग्रह ने उसे बेबस कर दिया है। इसलिए विवाह के प्रस्ताव के प्रति नाहक ही उसकी वितृष्णा बढ़ गई और विवाह का दिन नजदीक आ गया तो उसने एक बारगी नाही कर दी। महेंद्र का दिली दोस्त था बिहारी। वह महेंद्र को भैया और उसकी माँ को माँ कहता। माँ उसे स्टीमर के पीछे जुड़ी डोंगी जैसा भारवाही सामान मानती थी और वैसे ही उस पर ममता भी रखती थी। वे बिहारी से बोली, बेटे, यह तो अब तुम्हें ही करना है, नहीं तो उस बेचारी लड़की। बिहारी ने हाथ जोड़कर कहा, माँ, यह मुझसे ना होगा। अच्छी न लगी कहकर महेंद्र जो मिठाई छोड़ देता है वह मैंने बहुत खाई, मगर लड़की के बारे में ऐसा नहीं हो सकता। राजलक्ष्मी ने सोचा, भला बिहारी विवाह करेगा, उसे तो बस एक महेंद्र की पड़ी है, बहू लाने का ख्याल भी नहीं आता उसके मन में। यह सोचकर बिहारी के प्रति उनकी कृपा मिश्रित ममता कुछ और बढ़ गई। विनोदिनी के पिता कुछ खास धनी न थे, परंतु अपनी इकलौती बेटी को मिशनरी मेम रखकर बड़े जतन से पढ़ाया लिखाया। इतना ही नहीं, घर के काम में भी चाक चौबंद किया। वे गुजर गए और बेचारी विधवा माँ बेटी के विवाह के लिए परेशान हो गई। पास में रुपया पैसा नहीं, ऊपर से लड़की की उम्र भी ज्यादा। आखिर राजलक्ष्मी ने अपने मैके में गांव के एक रिश्ते के भतीजे से विनोदिनी का विवाह करा दिया। कुछ ही दिनों में वह विधवा हो गई। महेंद्र ने हंसकर कहा, गनीमत थी कि शादी नहीं की। कोई 3 साल बाद माँ बेटे में फिर एक बात हो रही थी। बेटा, लोग तो मेरी शिकायत करते हैं, क्यों भला तुमने लोगों का ऐसा क्या बिगाड़ा है? बहू के आने से बेटा पराया न हो जाए, मैं ऐसी डर से तेरी शादी नहीं करती, लोग यही कहा करते हैं। महेंद्र ने कहा, डर तो होना ही चाहिए। मैं माँ होता तो जीते जी लड़के का विवाह न करता।
लोगों की शिकायतें सुन लेता। माँ हंसकर बोली, सुनो, जरा इनकी बातें सुन लो। महेंद्र बोला, बहू तो आकर लड़के को अपना बना ही लेती है, फिर इतना कष्ट उठाने वाली माँ अपने आप दूर हो जाती है। तुम्हें यह चाहे जैसा लगे, मुझे तो ठीक नहीं लगता। चाची बोली, यह तुम्हारी जाति है बेटे, जबकि जो बात हो वही अच्छी लगती है। माँ का दामन छोड़कर अब घर गृहस्थी बसाने का समय आ गया है। अब नादानी अच्छी नहीं लगती, उल्टे शर्म आती है। राजलक्ष्मी को यह बात अच्छी नहीं लगी। इस सिलसिले में उन्होंने जो कुछ कहा वह जैसा हो, मगर स्वर भीगा तो नहीं था। बोली, मेरा बेटा अगर और लड़कों की अपेक्षा अपनी माँ को ज्यादा स्नेह करता है तो तुम्हें शर्म क्यों लगती है? मछली बहू, कोक का लड़का होता तो समझ में आता। राजलक्ष्मी को लगा निपूती बेटे के सौभाग्य वाली से ईर्ष्या कर रही है। मछली बहू ने कहा, तुमने बहू लाने की चर्चा चलाई, इसलिए यह बात निकल गई, वरना मुझे क्या हक है? राजलक्ष्मी बोली, मेरा बेटा अगर विवाह नहीं करता तो तुम्हारी छाती क्यों फटती है? ठीक तो है, लड़की की जैसे आज तक देखभाल करती आई हूं, आइंदा भी कर लूंगी। इसके लिए और किसी की मदद की जरूरत ना होगी। मंझली बहू आंसू बहाती चुपचाप चली गई। महेंद्र को मन ही मन इससे चोट पहुंची। कॉलेज से कुछ पहले ही लौटकर वह अपनी चाची के कमरे में दाखिल हुआ। वह समझ रहा था कि चाची ने जो कुछ कहा था उसमें सिवाय स्नेह के और कुछ न था, और उसे यह भी पता था कि चाची की एक भांजी है जिसके माता पिता नहीं हैं। वे चाहती हैं कि महेंद्र से उसका ब्याह हो जाए। हालांकि शादी करना उसे पसंद न था, फिर भी चाची की यह आंतरिक इच्छा उसे स्वाभाविक और करुण लगती है। उसे मालूम था कि उसकी कोई संतान नहीं है। महेंद्र कमरे में पहुंचा तो दिन ज्यादा नहीं रह गया था। चाची अन्नपूर्णा खिड़की पर माथा टिकाए उदास बैठी थी। बगल में कमरे में खाना ढका रखा था, शायद उन्होंने खाया नहीं। बहुत थोड़े में ही महेंद्र की आंखें भर आती। चाची को देखकर उसकी आंखें छलछला उठी। करीब जाकर स्निग्ध स्वर से बोला, चाची। अन्नपूर्णा ने हंसने की कोशिश की। कहा, आओ बैठो बेटा। महेंद्र का मन भीगा हुआ था। चाची को दिलासा देने के विचार से वह अचानक बोल उठा, अच्छा चाची, तुमने अपनी भांजी की बात बताई थी, एक बार दिखा सकती हो? कहकर महेंद्र डर गया। अन्नपूर्णा हंसकर बोली, क्यों, शादी के लड्डू फूट रहे हैं बेटा? महेंद्र झटपट बोल उठा, नहीं नहीं, अपने लिए नहीं, मैंने बिहारी को राजी किया है। लड़की देखने का कोई दिन तय कर दो। अन्नपूर्णा बोली, आहा, उस बेचारी का ऐसा भाग्य कहाँ, भला उसे बिहारी जैसा लड़का नसीब हो सकता है? महेंद्र चाची के कमरे से निकलकर दरवाजे पर माँ से मुलाकात हो गई। राजलक्ष्मी ने पूछा, क्यों रे, क्या राय मशविरा कर रहा था? महेंद्र बोला, राय मशविरा नहीं, पान लेने गया था। माँ ने कहा, तेरा पान तो मेरे कमरे में रखा है। महेंद्र ने कुछ नहीं कहा, चला गया। राजलक्ष्मी अंदर गई और अन्नपूर्णा की रुलाई से सूजी आंखें देखकर लम्हे भर में बहुत सोच लिया। छूटते ही फुफकार कर छोड़ी, क्यों मछली बहू? महेंद्र के कान भर रही थी ना? और बिना कुछ सुने तत्काल तेजी से निकल गईं। कन्या देखने की बात महेंद्र ने की जरूर, मगर वह भूल गया। फिर भी अन्नपूर्णा नहीं भूली। उन्होंने लड़की के अभिभावक उसके बड़े चाचा को जल्दी में श्याम बाजार पत्र भेजा और एक दिन तय कर लिया। महेंद्र ने जब सुना कि देखने का दिन पक्का हो गया है तो बोला, चाची, इतनी जल्दी क्यों की? बिहारी से तो मैंने अभी तक जिक्र नहीं किया। अन्नपूर्णा बोली, ऐसा भी होता है भला? अब अगर तुम लोग न जाओ तो वे क्या सोचेंगे? महेंद्र ने बिहारी को बुलाकर सारी बातें बताईं। कहा, चलो तो सही, लड़की न जची तो तुम्हें मजबूर नहीं किया जाएगा। बिहारी बोला, यह मैं नहीं कह सकता,
चाची की भांजी को देखने जाना है। देखकर मेरे मुंह से यह बात हरगिज न निकल सकेगी कि लड़की मुझे पसंद नहीं। महेंद्र ने कहा, फिर तो ठीक ही है। बिहारी बोला, लेकिन तुम्हारी तरफ से यह ज्यादती है भैया। खुद तो हल्के हो जाएं और दूसरे के कंधे पर बोझ रख दें, यह ठीक नहीं। अब चाची का जी दुखाना मेरे लिए बहुत कठिन है। महेंद्र कुछ शर्मिंदा और नाराज होकर बोला, आखिर इरादा क्या है तुम्हारा? बिहारी बोला, मेरे नाम पर जब तुमने उन्हें उम्मीद दिलाई है तो मैं विवाह करूंगा। यह देखने जाने का ढोंग बेकार है। बिहारी अन्नपूर्णा की देवी की भांति भक्ति करता था। आखिर अन्नपूर्णा ने खुद बिहारी को बुलवा कर कहा, ऐसा भी तो होता है बेटे, लड़की देखे बिना ही विवाह करोगे? यह हरगिज न होगा। लड़की पसंद न आए तो तुम हरगिज हाँ नहीं करोगे, समझे? तुम्हें मेरी कसम। जाने के दिन कॉलेज से लौटकर महेंद्र ने माँ से कहा, जरा मेरा वह रेशमी कुर्ता और ढाका वाली धोती निकाल दो। माँ ने पूछा, क्यों, कहाँ जाना है? महेंद्र बोला, काम है, तुम ला दो फिर बताऊंगा। महेंद्र थोड़ा सवरे बिना न रह सका। दूसरे के लिए ही क्यों न हो, लड़की का मसला जवानी में सभी से थोड़ा सवार करा ही लेता है। दोनों दोस्त लड़की देखने निकल पड़े। लड़की के बड़े चाचा अनुकूल बाबू ने अपनी कमाई से अपना बाग वाला तिमंजिला मकान मोहल्ले में सबसे ऊंचा बना रखा है। गरीब भाई की माँ बाप विहीन बेटी को उन्होंने अपने ही यहाँ रखा है। उसकी मौसी अन्नपूर्णा से कहा था, मेरे पास रहने दो। इससे खर्च की कमी जरूर होती, लेकिन गौरव की कमी के डर से अनुकूल राजी न हुए। यहाँ तक कि मुलाकात के लिए भी कभी उसे मौसी के यहाँ नहीं जाने देते थे। अपनी मर्यादा के बारे में इतने ही सख्त थे। लड़की के विवाह की चिंता का समय आया, लेकिन इन दिनों विवाह के विषय में यादृशी भावना यश सिद्धर भवती तादृशी वाली बात लागू नहीं होती। चिंता के साथ साथ लागत भी लगती। परंतु दहेज की बात उठते ही अनुकूल कहते, मेरी भी तो अपनी लड़की है, अकेले मुझसे कितना करते बनेगा। इसी तरह दिन निकलते जा रहे थे। ऐसे में बन संवर कर खुशबू बिखेरते हुए रंगभूमि में अपने दोस्त के साथ महेंद्र ने प्रवेश किया। चैत का महीना, सूरज डूब रहा था। दुमंजिले का दक्षिणी बरामदा चिकने चीनी टाइलों का बना। उसी के एक ओर दोनों मेहमानों के लिए फल फूल मिठाई से भरी चांदी की तस्तरियां रखी गईं। बर्फ के पानी भरे गिलास जैसे ओस बूंदों से झलमल। बिहारी के साथ महेंद्र सकुचाते हुए खाने बैठा। नीचे माली पौधों में पानी डाल रहा था और भीगी मिट्टी की सौंधी सुगंध लिए दक्षिणी बयार महेंद्र की धप धप धुली चादर के छोर को हैरान कर रही थी। आसपास के दरवाजे के झरोखों की ओट से कभी कभी दबी हंसी, फुसफुसाहट, कभी कभी गहनों की खनखनाहट सुनाई दे रही थी। खाना खत्म हो चुका तो अंदर की तरफ देखते हुए अनुकूल बाबू ने कहा, चुन्नी, पान तो ले आओ बेटी। जरा देर में संकोच से पीछे का दरवाजा खुल गया और सारे संसार की लाज से सिमटी एक लड़की हाथ में पानदान लिए अनुकूल बाबू के पास आकर खड़ी हुई। वे बोले, शर्म काहे की बिटिया, पानदान उनके सामने रखो। उसने झुककर कांपते हुए हाथों से मेहमानों के बगल में पानदान रख दिया। बरामदे के पश्चिमी छोर से डूबते हुए सूरज की आभा उसके लज्जित मुखड़े को मंडित कर गई। इसी मौके से महेंद्र ने उस कांपती हुई लड़की के करुण मुख की छवि देख ली। बालिका जाने लगी। अनुकूल बाबू बोले, जरा ठहर जा चुन्नी, बिहारी बाबू यह हैं छोटे भाई अपूर्व की लड़की। अपूर्व तो चल बसा, अब मेरे सिवाय इसका कोई नहीं। और उन्होंने एक लंबी सांस ली। महेंद्र का मन पसीज गया। उसने एक बार फिर लड़की की तरफ देखा। उसकी उम्र साफ साफ कोई न बताता। सगे संबंधी कहते 12-13 होगी, यानी 14-15 होने की संभावना ही ज्यादा थी।
लेकिन चूंकि दया पर चल रही थी, इसलिए सहमे से भाव ने उसके नव यौवन के आरंभ को जब्त कर रखा था। महेंद्र ने पूछा, तुम्हारा नाम? अनुकूल बाबू ने उत्साह दिया, बता बेटी, अपना नाम बता। अपने अभ्यस्त आदेश पालन के ढंग से झुककर उसने कहा, जी मेरा नाम आशा लता है। आशा। महेंद्र को लगा नाम बड़ा ही करुण और स्वर बड़ा कोमल है। दोनों मित्रों ने बाहर सड़क पर आकर गाड़ी छोड़ दी। महेंद्र बोला, बिहारी, इस लड़की को तुम हरगिज मत छोड़ो। बिहारी ने इसका कुछ साफ जवाब न दिया। बोला, इसे देखकर इसकी मौसी याद आ जाती हैं, ऐसी ही भली होगी शायद। महेंद्र ने कहा, जो बोझा तुम्हारे कंधे पर लाद दिया, अब वह शायद वैसा भारी नहीं लग रहा है। बिहारी ने कहा, नहीं लगता है तो ढो लूंगा। महेंद्र बोला, इतनी तकलीफ उठाने की क्या जरूरत है? तुम्हें बोझा लग रहा हो तो मैं उठा लूं। बिहारी ने गंभीर होकर महेंद्र की तरफ ताका। बोला, सच? अब भी ठीक ठीक बता दो। यदि तुम शादी कर लो तो चाची कहीं ज्यादा खुश होंगी, उन्हें हमेशा पास रखने का मौका मिलेगा। महेंद्र बोला, पागल हो तुम, यह होना होता तो कब का हो जाता। बिहारी ने कोई ऐतराज न किया, चला गया और महेंद्र भी यहां वहां भटक कर घर पहुंच गया। मां पूरियां निकाल रही थी। चाची तब तक अपनी भांजी के पास से लौटकर नहीं आई थी। महेंद्र अकेला सोनी छत पर गया और चटाई बिछाकर लेट गया। कलकत्ता की ऊंची अट्टालिकाओं के शिखरों पर शुक्ल सप्तमी का आधा चांद टहल रहा था। मां ने खाने के लिए बुलाया तो महेंद्र ने अलसाई आवाज में कहा, छोड़ो, अब उठने को जी नहीं करता। मां ने कहा, तो यहीं ले आऊं? महेंद्र बोला, आज नहीं खाऊंगा, मैं खा कर आया हूं। मां ने पूछा, कहाँ खाने गया था? महेंद्र बोला, बाद में बताऊंगा। वे लौटने लगीं तो थोड़ा सोचते हुए महेंद्र ने कहा, मां, खाना यहीं ले आओ। रात में महेंद्र ठीक से सो नहीं पाया। तड़के ही वह बिहारी के घर पहुंच गया। बोला, यार, मैंने बड़ी ध्यान से सोचा और देखा कि चाची यही चाहती हैं कि शायद शादी मैं ही करूं। बिहारी बोला, इसके लिए सोचने की जरूरत नहीं थी, यह बात तो वे खुद कई बार कह चुकी हैं। महेंद्र बोला, तभी तो कहता हूं, मैंने आशा से विवाह न किया तो उन्हें दुख होगा। बिहारी बोला, हो सकता है। महेंद्र ने कहा, मेरा ख्याल है यह तो ज्यादती होगी। हाँ, बात तो ठीक है। बिहारी ने कहा, यह बात थोड़ी देर से आपकी समझ में आई, कल आ जाती तो अच्छा होता। महेंद्र, एक दिन बाद ही आया तो क्या बुरा हो गया। विवाह की बात पर मन की लगाम को छोड़ना था कि महेंद्र के लिए धीरज रखना कठिन हो गया। उसके मन में आया कि इस बारे में बात करने का कोई अर्थ नहीं है, शादी हो ही जानी चाहिए। उसने माँ से कहा, अच्छा माँ, मैं विवाह करने के लिए राजी हूँ। माँ मन ही मन बोली, समझ गई। उस दिन अचानक क्यों मंझली बहू अपनी भांजी को देखने चली गई और क्यों महेंद्र बन ठन कर घर से निकला। उनके अनुरोध की बार बार उपेक्षा होती रही और अन्नपूर्णा की साजिश कारगर हो गई। इस बात से वह नाराज हो उठी। कहा, अच्छा, मैं अच्छी सी लड़की को देखती हूँ। आशा का जिक्र करते हुए महेंद्र ने कहा, लड़की तो मिल गई। राजलक्ष्मी बोली, उस लड़की से विवाह नहीं हो सकता, यह मैं कह देती हूँ। महेंद्र ने बड़े संयत शब्दों में कहा, क्यों माँ, लड़की बुरी तो नहीं है? राजलक्ष्मी, उसके तीनों कुल में कोई नहीं। ऐसी लड़की से विवाह रचकर कुटुंब को सुख भी न मिल सकेगा। महेंद्र, कुटुंब को सुख मिले न मिले, लड़की मुझे खूब पसंद है। उससे शादी ना हुई तो मैं दुखी हो जाऊंगा। लड़की की जिद से राजलक्ष्मी और सख्त हो गई। वह अन्नपूर्णा से भिड़ गई। एक अनाथ से विवाह कराकर तो मेरे लड़के को फंसा रही हो, यह हरकत है? अन्नपूर्णा रो पड़ी। उससे तो शादी की कोई बात ही नहीं हुई। उसने तुम्हें क्या कहा
इसकी मुझे जरा भी खबर नहीं। राजलक्ष्मी इसका रत्ती भर यकीन न कर सकी। अन्नपूर्णा ने बिहारी को बुलवाया और आंसू भर कर कहा, तय तो सब तुमसे हुआ, फिर तुमने पासा क्यों पलट दिया? मैं कह देती हूँ, शादी तो तुम्हें ही करनी पड़ेगी। यह बेड़ा तुम न पार करोगे तो मुझे बड़ी शर्मिंदगी उठानी होगी। वैसे लड़की अच्छी है। बिहारी ने कहा, चाची, तुम्हारी बात मंजूर है। वह तुम्हारी भांजी है, फिर मेरे ना कहने की कोई बात ही नहीं। लेकिन महेंद्र। अन्नपूर्णा बोली, नहीं नहीं बेटे, महेंद्र से उसका विवाह किसी भी हालत में ना होगा। यकीन मानो, तुमसे विवाह हो तभी मैं ज्यादा निश्चिंत हो सकूंगी। महेंद्र से रिश्ता हो या मैं नहीं चाहती। बिहारी बोला, तुम्हें नहीं चाहती हो तो कोई बात नहीं। और वह राजलक्ष्मी के पास जाकर बोला, माँ, चाची की भांजी से मेरी शादी पक्की हो गई। सगे संबंधियों में तो कोई महिला है नहीं, इसलिए मैं ही खबर देने आया हूँ। राजलक्ष्मी, अच्छा, बड़ी खुशी हुई बिहारी सुनकर। लड़की बड़ी भली है, तेरे लायक है, इसे हाथ से जाने मत देना। बिहारी, हाथ से बाहर होने का सवाल ही क्यों? खुद महेंद्र भैया ने लड़की पसंद करके रिश्ता पक्का किया है। इन झंझट से महेंद्र और भी उत्तेजित हो गया। माँ और चाची से नाराज होकर वह मामूली से हॉस्टल में जाकर रहने लगा। राजलक्ष्मी रोती हुई अन्नपूर्णा के कमरे में पहुंची। कहा, मंझली बहू, लगता है उदास होकर महेंद्र ने घर छोड़ दिया, उसे बचाओ। अन्नपूर्णा बोली, दीदी धीरज रखो, 2-3 दिन के बाद गुस्सा उतर जाएगा। राजलक्ष्मी बोली, तुम उसे जानती नहीं बहन, वह जो चाहता है ना मिले तो कुछ भी कर सकता है, जैसे भी हो अपनी बहन की लड़की से। अन्नपूर्णा, भला यह कैसे होगा दीदी? बिहारी से बात लगभग पक्की हो चुकी है। राजलक्ष्मी बोली, हो चुकी तो टूटने में देर कितनी लगती है? और उन्होंने बिहारी को बुलवाया। कहा, तुम्हारे लिए मैं दूसरी लड़की ढूंढ देती हूँ, मगर इससे तुम्हें बाज आना पड़ेगा। बिहारी बोला, नहीं माँ, यह नहीं होगा, सब तय हो चुका है। राजलक्ष्मी फिर अन्नपूर्णा के पास गई। बोली, मेरे सिर की कसम मंजली, मैं तुम्हारे पैरों पड़ती हूँ। तुम ही बिहारी से कहो, तुम कहोगी तो बिगड़ी बन जाएगी। आखिर अन्नपूर्णा ने बिहारी से कहा, बेटा, तुमसे कुछ कहने का मुंह नहीं है, मगर लाचारी है, क्या करूं? आशा को तुम्हें सौंप कर ही मैं निश्चिंत होती, मगर क्या बताऊं, सब तो तुम्हें पता है ही। बिहारी, समझ गया, तुम जो हुक्म करोगी वही होगा, लेकिन फिर कभी किसी से विवाह करने का मुझसे आग्रह मत करना। बिहारी चला गया। अन्नपूर्णा की आंखें छलछला गईं। महेंद्र का अमंगल न हो, इस आशंका से उन्होंने आंखें पोंछ ली। बार बार दिल को दिलासा दिया, जो हुआ अच्छा ही हुआ। और इस तरह राजलक्ष्मी, अन्नपूर्णा, महेंद्र में किलकिल चलते चलते आखिर विवाह का दिन आया। रोशनी हंसती हुई जली, शहनाई उतरी और मधुर बजी, जितनी वह बजा करती है, यानी उसके दिल के साथ कोई न था। सज संवर कर लज्जित और मुग्ध मन आशा अपनी नई दुनिया में पहली बार आई। उसके कंपित कोमल हृदय को पता ही न चला कि उसके इस बसेरे में कहीं कांटा है, बल्कि सोचकर भरोसे और आनंद से उसके सारे ही संदेह जाते रहे कि इस दुनिया में एकमात्र माँ जैसी अपनी मौसी के पास जा रही है। विवाह के बाद राजलक्ष्मी ने कहा, मैं कहती हूँ, अभी कुछ दिन बहू अपने बड़े चाचा के घर ही रहे। महेंद्र ने पूछा, ऐसा क्यों माँ? माँ ने कहा, तुम्हारा इम्तहान है, पढ़ाई लिखाई में रुकावट पड़ सकती है। महेंद्र बोला, आखिर मैं कोई नन्हा नादान हूँ, अपने भले बुरे की समझ नहीं मुझे। राजलक्ष्मी, जो हो, साल भर ही की तो बात है। महेंद्र ने कहा, इसके माँ बाप रहे होते तो मुझे कोई ऐतराज न होता, लेकिन चाचा के यहाँ इसे मैं नहीं छोड़ सकता। राजलक्ष्मी अपने आप, बाप रे, आप ही मालिक, सास कोई नहीं, कल शादी और आज इतनी हमदर्दी।
आखिर हमारी भी तो शादी हुई थी, मगर तब ऐसी बेहया न थी। महेंद्र ने दृढ़ता से कहा, तुम बिल्कुल मत सोचो माँ, इम्तिहान में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। आखिर राजलक्ष्मी असीम उत्साह से बहू को गृहस्थी के काम का सिखाने में जुट गई। भंडार, रसोई और पूजा घर में आशा के दिन कटने लगे। रात को अपने साथ सुलाकर वह उसके आत्मीय बिछोह की कमी को पूरा करने लगी। काफी सोच समझकर अन्नपूर्णा आशा से दूर ही रहा करती। कोई अभिभावक जब खुद सारी ईख का रस चूसने लगता है, तब निराश बच्चे की रंजिश कम नहीं होती। महेंद्र की हालत भी वैसी ही हो गई। उसकी आंखों के सामने ही नवयुवती वधू का सारा मीठा रस गृहस्थी के कामों में निचुड़ता रहा। यह भला कैसे सहा जा सकता था? अन्नपूर्णा जानती थी कि राजलक्ष्मी ज्यादती कर रही है। फिर भी उन्होंने कहा, क्यों बेटे बहू को गृहस्थी के धंधे सिखाए जा रहे हैं? अच्छे ही तो हैं। आजकल की लड़कियों की तरह उपन्यास पढ़ना, कारपेट बुनना और सिर्फ बाबू बने रहना क्या अच्छा है? महेंद्र उत्तेजित होकर बोला, अगर आजकल की लड़कियां आजकल की लड़कियों की तरह ही रहेंगी, वह चाहे भली हो चाहे बुरी, मेरी स्त्री अगर मेरी ही तरह उपन्यास पढ़कर रस ले सके तो इसमें क्या बुरी बात है? यह ना तो परिहास की बात है न पछतावे की। अन्नपूर्णा के कमरे में बेटी की आवाज सुनकर राजलक्ष्मी सब छोड़कर आ गई। रूखे स्वर में बोली, क्या मंसूबे बनाए जा रहे हैं? महेंद्र ने वैसे ही उत्तेजित भाव से कहा, मंसूबे क्या होंगे? बहू को घर में नौकरानी की तरह काम मैं न करने दूंगा। मां ने अपनी तीखी जलन को दबाकर बड़े ही तीखे धीर भाव से कहा, आखिर उससे क्या कराना होगा? महेंद्र बोला, मैं उसे लिखना पढ़ना सिखाऊंगा। राजलक्ष्मी कुछ न बोली, तेजी से कदम बढ़ाती हुई चली गई और बहू का हाथ पकड़कर खींचती हुई महेंद्र के पास लाकर बोली, यह रही तुम्हारी बहू, सिखाओ लिखना पढ़ना। और अन्नपूर्णा की तरफ पलटकर गले में अंचल डालकर कहा, माफ करो मछली बहू, माफ करो। तुम्हारी भांजी की मर्यादा मेरी समझ में न आई। मैंने इसके कोमल हाथों में हल्दी लगाई है। अब तुम इसे धो पोंछ कर परी बनाकर रखो। महेंद्र को सौंपो, ये आराम से लिखना पढ़ना सीखे। नौकरानी का काम मैं करूंगी। राजलक्ष्मी अपने कमरे में चली गई और दरवाजा जोर से बंद कर लिया। क्षोभ से अन्नपूर्णा जमीन पर बैठ गई। अचानक यह क्या हो गया? आशा के पल्ले नहीं पड़ा कि माजरा क्या है। महेंद्र नाराज हो गया। मन ही मन बोला, जो हुआ सो हुआ। अब से अपनी स्त्री का भार अपने हाथों में लेना पड़ेगा, नहीं तो जुल्म होगा। मन और कर्तव्य बोध दोनों मिल जाएं तो अच्छा लगता है। पत्नी की उन्नति के चक्कर में महेंद्र रम गया। न तो उसे काम का ध्यान रहा, न लोगों की परवाह। घमंडी राजलक्ष्मी ने अपने आप कहा, अब अगर महेंद्र बीवी को लेकर मेरे दरवाजे पर सिर पीट कर जान दे दे तो भी मैं मुड़कर नहीं देखूंगी। देखती हूं मां को छोड़कर बीवी के साथ कैसे रहेगा। दिन बीतने लगे। राजलक्ष्मी के दरवाजे पर किसी अनुतप्त के पांवों की आहट न सुनाई पड़ी। राजलक्ष्मी ने अपने मन में तय किया, अच्छा, माफी मांगने आएगा तो माफ कर दूंगी, नहीं तो कहाँ जाएगा। बहुत दुखी हो जाएगा बेचारा, लेकिन माफी कोई मांगे तभी तो आप माफ कर सकते हैं। कोई माफी के लिए दहलीज पर आया ही नहीं। राजलक्ष्मी ने सोचा कि मैं ही जाकर उसे क्षमा कराऊंगी। लड़का रूठ गया है तो क्या मां भी रूठी रहे? तिमंजिले के एक कोने के छोटे से कमरे में महेंद्र सोया करता था। वहीं उसकी पढ़ने की जगह भी थी। इधर कई दिनों से मां ने उसके कपड़े सहेजने, बिस्तर बिछाने, झाड़ने बुहारने में कोई दिलचस्पी नहीं ली। मात्र स्नेह के जिन कर्तव्यों की वह आदी थी, बहुत दिनों तक उन कामों को न करने से वह दुखी हो गई। उस दिन दोपहर को एकाएक मन में आया, अभी महेंद्र कॉलेज गया होगा, इसी बीच उसका कमरा ठीक कराऊं। लौटकर वह समझ जाएगा कि कमरे से मां का हाथ फिरा है। सीढ़ियों से राजलक्ष्मी ऊपर गई। महेंद्र के कमरे में दरवाजे का एक पल्ला खुला था।
सामने जाते ही मानो कांटा चुभ गया। चौंक कर ठिठक गई। देखा, फर्श पर महेंद्र लेटा है और दरवाजे की तरफ पीठ किए बहू धीरे धीरे उसके पांव सहला रही है। दोपहर की तेज धूप में खुले कमरे में दाम्पत्य लीला देखकर राजलक्ष्मी शर्म और धिक्कार से सिमट गईं और चुपचाप नीचे उतर आई। कुछ दिन सूखा पड़ने से नास के जो पौधे सूखकर पीले पड़ जाते हैं, बारिश आने पर वे तुरंत बढ़ जाते हैं। आशा के साथ भी ऐसा ही हुआ। जहां उसका रक्त संबंध था, वहां वह कभी भी आत्मीयता का दावा न कर सकी। आज पराए घर में जब उसे बिन मांगे हक मिला, तो उसने इसे लेने में देर न की। उस दिन दोपहर में राजलक्ष्मी नीचे उतर आईं। उन्होंने सोचा अन्नपूर्णा को जगाया जाए। बोली, अरे ओ मंझली, जाकर देख जरा, तुम्हारी नवाब की बेटी नवाब के घर से कैसा पाठ पढ़कर आई है। घर के बड़े बूढ़े आज होते तो। अन्नपूर्णा ने कातर होकर कहा, दीदी, अपनी बहू को तुम शिक्षा दो या हुकूमत चलाओ, मुझे क्या, मुझसे क्यों कह रही हो। राजलक्ष्मी धनुष की तनी डोरी सी टंकार उठी। मेरी बहू, जब तक तुम मंत्री हो वह मुझे कैसे मान सकती है। यह सुनकर अन्नपूर्णा पैर पटकती हुई महेंद्र के कमरे में पहुंच गई। आशा से बोली, तू इस तरह से मेरा सिर नीचा करेगी री, मुंहजली, शर्म नहीं आई, हया नहीं, समय असमय का ख्याल नहीं। बूढ़ी सास पर गृहस्थी का सारा बोझ डालकर तुम यहाँ आराम फरमा रही हो। मेरा ही नसीब जला कि मैं तुझे इस घर में ले आई। कहते कहते उनकी आंखों से आंसू बहने लगे और आशा भी सिर झुकाए आंचल के छोर को नाखून से नोचती हुई चुपचाप रोने लगी। महेंद्र ने कहा, यह देखो, इसके लिए मैं स्लेट, बही, किताब सब खरीद लाया हूं। इसे मैं लिखना पढ़ना सिखाऊंगा, चाहे लोग मेरी निंदा करें। अन्नपूर्णा बोली, ठीक है, लेकिन यह क्या, तमाम दिन? शाम के बाद घंटा आधा घंटा पढ़ा लिया बस। घंटा आधा घंटा पढ़ना ही तो काफी होगा। महेंद्र, इतना आसान नहीं है चाची, पढ़ने लिखने में समय लगता है। अन्नपूर्णा खींचकर चली गई। आशा भी उनके पीछे पीछे चल पड़ी। महेंद्र दरवाजा रोककर खड़ा हो गया। उसने आशा की गीली आंखों की विनती न मानी। वैसे आशा को नहीं लगता कि लिखना पढ़ना जरूरी भी है। फिर भी वह अपने पति की खातिर किताबों पर एक बार की झुककर सिर हिलाती हुई बताई चीजें याद करती रहती। कमरे के कोने में छोटी सी मेज पर डॉक्टर की किताब खोले मास्टर साहब कुर्सी पर बैठे होते। बीच बीच में कनखियों से छात्रा को देखते रहते। अचानक अपनी किताब बंद करके आवाज दी, चुन्नी। यह आशा का ही घरेलू नाम था। चौंक कर आशा ने उधर देखा। वह बोला, जरा लाओ तो किताब देखूं, कहाँ पढ़ रही हो। आशा को लगा जांच होगी और उसमें पास होने की उम्मीद कम ही थी। आगे आगे पाठ और पीछे पीछे सपाट, कुछ यही हाल था। महेंद्र ने किताब पकड़कर पूछा, आज कितना पढ़ गई, देखूं तो। जितनी पंक्तियों पर वह सरसरी निगाह फेर गई थी दिखा दिया। महेंद्र ने अचरज से कहा, ओह, इतना पढ़ गई, मैंने कितना पढ़ा बताऊं। और अपनी किताब के किसी अध्याय का शीर्षक भर दिखा दिया। अचरज से आंखें बड़ी बड़ी करके आशा ने पूछा, तो इतनी देर से क्या कर रहे थे। उसकी ठोड़ी पकड़कर महेंद्र ने कहा, मैं किसी के बारे में सोच रहा था, और जिसके बारे में सोच रहा था वह दीमक का वर्णन पढ़ने में मशगूल थी। इस बेवजह शिकायत का सटीक जवाब आशा दे सकती थी, लेकिन प्रेम की प्रतियोगिता में झूठी हार मान लेनी पड़ती है। ऐसे ही एक रोज महेंद्र मौजूद नहीं था। मौका पाकर आशा पढ़ने बैठ गई कि अचानक कहीं से आकर उसने आंखें मींच ली और किताब छीनकर कहने लगा, बेरहम, मैं नहीं होता तो तुम मेरे बारे में सोचती तक नहीं, किताबों में डूब जाती हो। आशा ने कहा, तुम मुझे गंवार बनाए रखोगी। महेंद्र ने कहा, तुम्हारी कृपा से अपनी ही विद्या कौन आगे बढ़ रही है। बात आशा को लग गई। फौरन चल देने का उपक्रम करती हुई बोली, मैंने तुम्हारी पढ़ाई में ऐसी कौन सी रुकावट डाली है।
उसका हाथ थामकर महेंद्र ने कहा, यह तुम नहीं समझोगी। मुझे भूलकर तुम जितनी आसानी से पढ़ लिख लेती हो, तुम्हें भूलकर उतनी आसानी से मैं नहीं पढ़ लिख पाता। शिक्षक ही जब शिक्षा की सबसे बड़ी बाधा हो, तो छात्रा की क्या मजाल कि विद्या के वन में राह बनाकर चल सके। कभी कभी मौसी की झिड़की याद आती और चित्त विचलित हो जाता। सास को देखकर शर्म से गड़ जाती, लेकिन सास उसे किसी काम को न कहती। अपने मन से उनकी मदद करना चाहती तो वह पढ़ाई के हर्जे की बात कहकर वापस भेज देती। आखिर अन्नपूर्णा ने आशा से कहा, तेरी जो पढ़ाई चल रही है वह तो देख ही रही हूं। महेंद्र को क्या डॉक्टरी का इम्तहान ना देने दोगी? यह सुनकर आशा ने अपने जी को कड़ा किया। महेंद्र से कहा, तुम्हारे इम्तहान की तैयारी नहीं हो पा रही है। आज से मैं नीचे मौसी के कमरे में रहा करूंगी। इस उम्र में ऐसा कठोर संन्यास व्रत, सोने के कमरे से एक बार की मौसी के कमरे में निर्वासन, ऐसी कठोर प्रतिज्ञा करते हुए उसकी आंखों के कोनों में आंसू झलक पड़े। बेबस होंठ कांप उठे और गला रुंध गया। महेंद्र बोला, बेहतर है, चाची के कमरे में ही चलो, मगर तब उन्हें हमारे कमरे में ऊपर आना पड़ेगा। ऐसा एक गंभीर प्रस्ताव मजाक बन गया। आशा इससे नाराज हुई। महेंद्र ने कहा, इससे तो अच्छा है कि तुम रात दिन मुझे आंखों आंखों में रखो और निगरानी करो, फिर देखो कि मेरी इम्तिहान की पढ़ाई चलती है कि नहीं। बड़ी आसानी से आखिर यही बात तय हो गई। यह निगाहों के पहरे वाला काम कैसा चलता था, विस्तार से बताने की जरूरत नहीं। इतना ही कह देना काफी होगा कि उस साल महेंद्र इम्तिहान में फेल हो गया और चारू पाठ के लंबे वर्णन के बावजूद पूर्वभुज के बारे में आशा की अनभिज्ञता दूर न हो सकी। उनका यह अनूठा पठन पाठन एक बारगी निर्विघ्न चलता रहा हो ऐसा नहीं। बीच बीच में बिहारी आकर बड़ी गड़बड़ मचाता। महेंद्र भैया की पुकार मचाकर वह आसमान सिर पर उठा लेता। महेंद्र को उसके सोने के कमरे की मांद में खींचकर बाहर किए बिना उसे चैन न पड़ता। महेंद्र की वह बड़ी लिहाड़ी लेता कि वह अपनी पढ़ाई में ढिलाई कर रहा है। आशा से कहता, भाभी, निगल जाने से हजम नहीं होता, चबा चबा कर खाना चाहिए। अभी तो सारा भोजन एक ही कौर में निगल रही हो, बाद में हाजमे की गोली ढूंढे नहीं मिलेगी। हाँ। महेंद्र कहता, चुन्नी, इसकी सुनो ही मत, इसे हमारे सुख से रश्क हो रहा है। बिहारी कहता, सुख जब तुम्हारी मुट्ठी में है तो इस तरह से भागो कि औरों को रश्क न हो। महेंद्र जवाब देता, औरों के रश्क से सुख हो जाता है। चुन्नी, जरा सी चूक से मैं तुम्हें इस गधे के हाथों सौंप रहा था। बिहारी लाल आंखों में कहता, चुप। इन बातों से आशा बिहारी पर मन ही मन कुढ़ जाती। कभी बिहारी उसकी शादी की बात चली थी, इसी से वह बिहारी से खिंची खिंची रहती। यह बिहारी समझता था और महेंद्र इसी बात का मजाक किया करता। राजलक्ष्मी बिहारी से दुखड़ा रोया करती। बिहारी कहता, माँ, कीड़े जब घर बनाते हैं तो उतना खतरा नहीं रहता, लेकिन जब उसे काट कर वे उड़ जाते हैं तो उन्हें लौटाना मुश्किल है। किसे यह पता था कि वह तुम्हारे बंधन को इस तरह तोड़ फेंकेगा। महेंद्र के फेल होने की खबर से राजलक्ष्मी धधक उठी, जैसे गर्मियों की आकस्मिक आग लहक उठती है। लेकिन उनकी यह जलन और चिंगारी भोगनी पड़ी अन्नपूर्णा को। उनका तो सोना खाना हराम हो गया। एक दिन बारिश हो रही थी, बादल घिरे थे। ऐसे में बदन पर एक सुवासित महीन चादर और जूही की माला गले में डाले महेंद्र मगन मन अपने सोने के कमरे में पहुंचा। अचानक आशा को चौंका देने के विचार से जूतों की आवाज न होने दी। झांक कर देखा, पूरब की खुली खिड़की से पानी की छींटे लिए हवा के तीखे झोंके कमरे में आ रहे हैं। दिया बुझ गया है और आशा नीचे बिछावन पर पड़ी रो रही है। महेंद्र जल्दी से उसके करीब गया और पूछा, क्या बात है? वह दूने आवेग से रोने लगी। बड़ी देर के बाद महेंद्र को जवाब मिला कि मौसी से और बर्दाश्त न हो सका।
वह अपने फुफेरे भाई के यहाँ चली गईं। महेंद्र के मन में आया, गईं तो गईं, लेकिन बदली की ऐसी सुहानी सांझ को खराब कर गईं। अंत में सारा गुस्सा मां पर आया। वही तो सारे अनर्थों की जड़ है। महेंद्र ने कहा, हम भी वहीं चले जाएंगे जहां चाची गई हैं। देखते हैं मां किससे झगड़ती हैं। और उसने नाहक ही शोरगुल के साथ असबाब बांधने के लिए कुली को बुलाना शुरू कर दिया। राजलक्ष्मी समझ गईं। धीरे धीरे महेंद्र के पास आईं, शांत स्वर में पूछा, कहाँ जा रहा है? महेंद्र ने पहले कोई जवाब ही न दिया। 2-3 बार पूछे जाने पर बताया, चाची के पास। राजलक्ष्मी बोली, अरे तो मैं ही उन्हें यहाँ बुला देती हूँ। राजलक्ष्मी उसी समय पालकी पर सवार होकर अन्नपूर्णा के घर चली गईं। गले में कपड़ा डालकर हाथ जोड़ते हुए कहा, खुश हो मंझली बहू, मुझे माफ कर दो। अन्नपूर्णा जल्दी जल्दी उनके पैरों की धूल ली। कातर स्वर में कहा, दीदी, मुझे दोषी क्यों बना रही हो? तुम जैसा हुक्म दोगी वैसा ही करूंगी। राजलक्ष्मी ने कहा, तुम चली आई हो तो मेरे बेटा पतोहू भी घर छोड़कर यहीं आ रहे हैं। कहते कहते वह रो पड़ी। जिठानी देवरानी दोनों घर लौट आईं। तब भी वर्षा हो रही थी। अन्नपूर्णा जब महेंद्र के कमरे में पहुंची, आशा का रोना थम चुका था। महेंद्र बातों से उसे हंसाने की कोशिश कर रहा था। अन्नपूर्णा ने कहा, चुन्नी, तू मुझे घर में भी न रहने देगी और कहीं जाऊं तो भी पीछे लग जाएगी। क्या मेरे लिए कहीं चैन नहीं? आशा चौंक पड़ी। महेंद्र बड़ा ही खींच कर बोला, क्यों चाची, चुन्नी ने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? अन्नपूर्णा ने कहा, बहू की ऐसी बेहयाई बर्दाश्त न हो सकी, तभी यहां से चली गई थी। फिर अपनी सास को रुलाकर मुंहजली ने मुझे क्यों बुलवाया? जीवन के इस अध्याय में माँ चाची ऐसी विघ्न कारिणी होती हैं। महेंद्र को इसका पता न था। दूसरे दिन राजलक्ष्मी ने बिहारी को बुलाकर कहा, बेटा बिहारी, तुम एक बार महेंद्र से पूछ कर देखो। जमाने से गांव नहीं गए। मैं एक बार बारासात जाना चाहती हूँ। बिहारी ने कहा, जमाने से नहीं गई तो क्या हुआ? खैर, मैं पूछ कर देखता हूँ, मगर वह राजी भी होगा ऐसा नहीं लगता। महेंद्र ने कहा, जन्मभूमि को देखने की इच्छा जरूर होती है, लेकिन माँ का वहां ज्यादा दिन तक न रहना ही अच्छा होगा। बरसात के मौसम में वह जगह अच्छी नहीं। महेंद्र बड़ी आसानी से राजी हो गया। इससे बिहारी कुड़ गया। बोला, माँ अकेली जाएंगी, वहां उनकी देखभाल कौन करेगा? भाभी को भी साथ भेज दो ना। कहकर बिहारी हंसा। बिहारी की इस गहरे व्यंग से कुंठित होकर महेंद्र ने कहा, मेरे लिए कोई मुश्किल है क्या? मगर बात इससे आगे न बढ़ी। बिहारी इसी तरह आशा के मन को विमुख कर दिया करता और यह जानकर कि आशा इससे कुड़ती है, उसे मजा आता। कहना बेकार होगा, राजलक्ष्मी जन्मभूमि के दर्शन के लिए उतनी बेताब न थी। गर्मी के दिनों में जब नदी का पानी सूख जाता है तो मल्लाह कदम कदम पर लग्गी से थाह लेता है कि कहाँ कितना पानी है। राजलक्ष्मी ने सोचा न था कि उनके बारासात जाने का प्रस्ताव इतनी जल्दी मंजूर हो जाएगा। सोचा, अन्नपूर्णा और मेरे दोनों के घर से बाहर जाने में फर्क है। अन्नपूर्णा भीतरी मतलब समझ गई। कहने लगी, दीदी जाएंगी तो मैं भी न रह सकूंगी। महेंद्र ने माँ से कहा, सुन लिया तुमने? तुम जाओगी तो चाची भी जाएंगी। अपनी गृहस्थी का क्या होगा फिर? राजलक्ष्मी विद्वेष के जहर से जर्जर होकर बोली, तुम भी जा रही हो मंजली? तुम्हारे जाने से काम कैसे चलेगा? नहीं, तुम्हें रहना ही पड़ेगा। राजलक्ष्मी उतावली हो गई। दूसरे दिन दोपहर को ही तैयार हो गई। महेंद्र ही उन्हें पहुंचाने जाएगा, इसमें किसी को भी सुबह न था। लेकिन रवाना होते वक्त मालूम पड़ा, महेंद्र ने मां के साथ जाने के लिए प्यादे और दरबान तक कर रखे हैं। बिहारी ने पूछा, तुम अभी तक तैयार नहीं हुए क्या भैया? महेंद्र ने लजा कर कहा, मेरे कॉलेज की। बिहारी ने कहा, खैर तुम छोड़ दो, मां को मैं वहां छोड़ आता हूं। महेंद्र मन ही मन नाराज हुआ।
अकेले में आशा से बोला, सचमुच बिहारी ने ज्यादती शुरू कर दी है। वह यह दिखाना चाहता है कि वह माँ का ख्याल मुझसे ज्यादा रखता है। अन्नपूर्णा को रह जाना पड़ा, परंतु लाज, कुढ़न और खींचने से वह सिमटी सी रही। चाची में यह दुराव देखकर महेंद्र नाराज हुआ और आशा भी रूठी रही। राजलक्ष्मी मैके पहुंची। तय था कि उन्हें छोड़कर बिहारी आ जाएगा, लेकिन वहां की हालत देखकर वह ठहर गया। राजलक्ष्मी के मैके में महज दो एक बूढ़ी विधवाएं थीं। चारों तरफ घना जंगल और बांस की झाड़ियां, पोखर का हरा भरा पानी। दिन दोपहर में सियार की हुआ हुआ से राजलक्ष्मी की रूह तड़प उठी। बिहारी ने कहा, माँ, जन्मभूमि ये जरूर है, मगर इसे स्वर्गादपि गरीयसी तो हरगिज नहीं कहा जा सकता। तुम्हें यहाँ अकेले छोड़कर लौट जाऊं तो मुझे पाप लगेगा। राजलक्ष्मी के प्राण भी कांप उठे। ऐसे में विनोदिनी भी आ गई। विनोदिनी के बारे में पहले ही कहा जा चुका है। महेंद्र से और कभी बिहारी से उसकी विवाह की बात चली थी। विधवा की लिखी भाग्यलिपि से जिस आदमी से उसका विवाह हुआ था वह जल्दी ही चल बसा। उसके बाद से विनोदिनी घने जंगल में अकेली लता सी इस गांव में घुटकर जी रही थी। वही अनाथ राजलक्ष्मी के पास आई, उन्हें प्रणाम किया और उनकी सेवा जतन में जुट गई। सेवा तो सेवा, घड़ी को आलस नहीं। काम की कैसी सफाई, कितनी अच्छी रसोई, कैसी मीठी बातचीत। राजलक्ष्मी कहती, काफी देर हो चुकी बिटिया, तुम भी थोड़ा सा खा लो जाकर। वैसे राजलक्ष्मी उसकी फुफिया सास थी। अपने प्रति बड़ी लापरवाह दिखाती हुई विनोदिनी कहती, हमारे दुख सहे शरीर में नाराजगी की गुंजाइश नहीं। आहा, कितने दिनों के बाद तो अपनी जन्मभूमि आई हो। यहाँ है भी क्या, काहे से तुम्हारा आदर करूं। बिहारी तो 2 ही दिनों में मोहल्ले भर का बुजुर्ग बन बैठा। कोई दवा दारू तो कोई मुकदमे के राय मशविरे के लिए आता। कोई उसके इतनी खुशामद करता कि किसी बड़े दफ्तर में उसके बेटे को नौकरी दिला दे। कोई उससे अपनी दरखास्त लिखवाता। बूढ़ों की बैठक और कुली मजदूरों की ताड़ी अड्डे के तक वह समान रूप से जाता आता। सभी उसका सम्मान करते। गंवई गांव में आए कलकत्ता के उस नवयुवक के निर्वासन दंड को भी विनोदिनी अंतःपुर की ओट से हल्का करने की भरसक कोशिश किया करती। मोहल्ले का चक्कर काट कर जब भी वह आता तो पाता कि किसी ने उसके कमरे को बड़े जतन से सहेज संवार कर दिया है। कांसे के गिलास में कुछ फूल पत्तों का गुच्छा सजा रखा है और सिरहाने से एक तरफ पढ़ने योग्य कुछ किताबें रखती हैं। किताबों में किसी महिला के हाथ से बड़ी कंजूसी के साथ छोटे अक्षरों में नाम लिखा है। गांव में अतिथि सत्कार का जो आम तरीका है, उससे इसमें थोड़ा फर्क था। उसी का जिक्र करते हुए बिहारी जब तारीफ करता तो राजलक्ष्मी कहती, और ऐसी लड़की को तुम लोगों ने कबूल नहीं किया। हंसते हुए बिहारी कहता, बेशक हमने अच्छा नहीं किया माँ, ठगा गया। मगर एक बात है, विवाह न करके ठगना बेहतर है। ब्याह करके ठगाता तो मुसीबत थी। राजलक्ष्मी के जी में बार बार यही आता रहा, यही तो मेरी पतोहू होने योग्य थी। राजलक्ष्मी कलकत्ता लौटने का जिक्र करती कि विनोदिनी की आंखें छलछला उठती। कहती, आखिर तुम 2 दिन के लिए क्यों आए बुआ? अब तुम्हें छोड़कर मैं कैसे रहूंगी। भावावेश में राजलक्ष्मी कह उठती, तू मेरी बहू क्यों न हुई बेटी, मैं तुझे कलेजे से लगाए रखती। सुनकर शर्म से विनोदिनी किसी बहाने वहां से हट जाती। राजलक्ष्मी इस इंतजार में थी कि कलकत्ता से विनीत अनुरोध का कोई पत्र आएगा। मां से अलग महेंद्र आज तक इतने दिन कभी न रहा था। मां के इस लंबे बिछोह ने निश्चय ही उसके सब्र का बांध तोड़ दिया होगा। राजलक्ष्मी बेटे के गिड़गिड़ाहट भरे पत्र का इंतजार कर रही थी। बिहारी के नाम महेंद्र का पत्र आया। लिखा था, लगता है मां बहुत दिनों के बाद मैके गई हैं, शायद बड़े मजे में होंगी। राजलक्ष्मी ने सोचा, महेंद्र ने रूठ कर ऐसा लिखा, बड़े मजे में होंगी। महेंद्र को छोड़कर बदनसीब मां भला सुख से कैसे रह सकती है।
अरे बिहारी, उसके बाद क्या लिखा है उसने पढ़कर सुना तो जरा। बिहारी बोला, और कुछ नहीं लिखा है माँ। और उसने पत्र को मुट्ठी में दबोचकर एक कॉपी में रखा और कमरे में एक ओर धप्प से पटक दिया। राजलक्ष्मी अब भला स्थिर रह सकती थी। हो ना हो महेंद्र माँ पर इतना नाराज हुआ है कि बिहारी ने पढ़कर सुनाया नहीं। गांव के थन पर चोट करके बछड़ा जिस प्रकार दूध और वात्सल्य का संचार करता है, उसी प्रकार महेंद्र की नाराजगी ने आघात पहुंचाकर राजलक्ष्मी के घुटे वात्सल्य को उभार दिया। उन्होंने महेंद्र को माफ कर दिया। बोली, आहा, अपनी बहू को लेकर महेंद्र सुखी है, रहे जैसे भी हो वह सुख से रहे। जो माँ उसे छोड़कर कभी एक पल नहीं रह सकती, वही उसे छोड़कर चली आई है। इसलिए महेंद्र अपनी माँ से नाराज हो गया है। रह रहकर उनकी आंखों में आंसू उमड़ने लगे। उस दिन वह बार बार बिहारी से जाकर कहती रही, बेटे, तुम जाकर नहा लो, यहां बड़ी बदपरहेजी हो रही है तुम्हारी। राजलक्ष्मी अड़ गई, नहीं नहीं, नहा डालो। बार बार जिद करने से बिहारी नहाने गया। उसका कमरे से बाहर कदम रखना था कि झपट कर राजलक्ष्मी ने वह किताब उठा ली और उसके अंदर के पत्र को निकाला। पढ़कर विनोदिनी सुनाने लगी। शुरू में महेंद्र ने मां के बारे में लिखा था, लेकिन बड़ा मुख्तसर। बिहारी ने जितना भर सुनाया उससे ज्यादा कुछ नहीं। उसके बाद आशा का जिक्र था। मौज मजे और खुशियों से विभोर होकर लिखा था। विनोदिनी थोड़ा पढ़ा और शर्म से थक गई। कहा, यह क्या सुनोगी बुआ? राजलक्ष्मी का स्नेह से अकुलाया चेहरा पल भर में जमकर पत्थर जैसा सख्त हो गया। जरा देर चुप रही, फिर बोली, रहने दो। और चिट्ठी उन्होंने वापस न ली, चली गई। चिट्ठी लेकर विनोदिनी को क्या रस मिला वही जाने। पढ़ते पढ़ते उसकी आंखें दोपहर के तपे बालू सी जलने लगी। उसका निश्वास रेगिस्तान की बयार जैसा गर्म हो उठा। कैसा है महेंद्र, कैसी है आशा, और इन दोनों का प्रेम ही कैसा है, यही बात उसके मन को मथने लगी। पत्र को गोद में डाले, पांव फैलाए, दीवार से पीठ टिकाकर सामने ताकती वह देर तक सोचती रही। महेंद्र की वह चिट्ठी बिहारी को फिर ढूंढे न मिली। अचानक उसी दिन दोपहर में अन्नपूर्णा आ धमकी। किसी बुरे खबर की आशंका से राजलक्ष्मी का कलेजा सहसा कांप उठा। कुछ पूछने की उन्हें हिम्मत न हुई। वह फक पड़े चेहरे से अन्नपूर्णा की तरफ ताकती रह गईं। अन्नपूर्णा ने कहा, कलकत्ता का समाचार ठीक है। राजलक्ष्मी ने पूछा, फिर तुम यहां कैसे? अन्नपूर्णा बोली, दीदी, अपनी गृहस्थी तुम जाकर संभालो। संसार से अपना जी उचट गया है। मैं काशी जाने की तय करके निकली हूं। तुम्हें प्रणाम करने आ गई। जान में अनजान में जाने कितने कसूर हो गए हैं, माफ करना। और तुम्हारी बहू? कहते कहते आंखों से आंसू उफन पड़े। वह नादान बच्ची है, उसके मां नहीं। वह दोषी हो चाहे निर्दोष, तुम्हारी है। अन्नपूर्णा और न बोल सकी। राजलक्ष्मी जल्दी से उनके नहाने खाने का इंतजाम करने गई। बिहारी को मालूम हुआ तो वह घोष की मठिया से दौड़ आया। अन्नपूर्णा को प्रणाम करके बोला, ऐसा भी होता है भला? हम सबको निर्दयी की तरह ठुकरा कर तुम चल दोगी? आंसू जब्द करके अन्नपूर्णा ने कहा, मुझे अब फेरने की कोशिश मत करो। बिहारी, तुम लोग सुखी रहो, मेरे लिए कुछ रुका न रहेगा। बिहारी कुछ क्षण चुप रहा, फिर बोला, महेंद्र की किस्मत खोटी है, उसने तुम्हें रुखसत कर दिया। अन्नपूर्णा चौंक कर बोली, ऐसा मत कहो, मैं उस पर बिल्कुल नाराज नहीं हूं। मेरे गए बिना उसका भला न होगा। बहुत दूर ताकता हुआ बिहारी चुप बैठा रहा। अपने आंचल से सोने की 2 बालियां निकालकर अन्नपूर्णा बोली, बेटे, यह बालियां रख लो। बहू आए तो मेरा आशीर्वाद जताकर इन्हें पहना देना। बालियां मस्तक से लगाकर आंसू छिपाने के लिए बिहारी बगल के कमरे में चला गया। जाते वक्त बोली,
मेरे महेंद्र और मेरी आशा का ध्यान रखना बिहारी। राजलक्ष्मी के हाथों उन्होंने कागज दिया। कहा, ससुर की जायदाद में मेरा जो हिस्सा है वह मैंने इस वसीयत में महेंद्र को लिख दिया है। मुझे हर माह सिर्फ 15 रुपए भेज दिया करना। झुककर उन्होंने राजलक्ष्मी के पैरों की धूल माथे लगाई और तीर्थ यात्रा को निकल पड़ी। आशा को डर लगा। क्या हुआ यह? माँ चली गई, मौसी चली गई। उन दोनों का सुख मानो सबको खल रहा है। अब उसकी बारी है शायद। सोने घर में दाम्पत्य की नई प्रेम लीला उसे न जाने कैसी लगने लगी। संसार के कठोर कर्तव्यों से प्रेम को फूल के समान तोड़कर अलग कर लेने पर यह अपने ही रस से अपने को संजीवित नहीं रख पाता, धीरे धीरे मुरझाकर विकृत हो जाता है। आशा को भी ऐसा लगने लगा कि उसके अथक मिलन में एक थकान और कमजोरी है। वह मिलन रह रहकर मानो शिथिल हो जाता है। प्रेम की जड़ अगर कामों में न हो तो भोग का विकास पूर्ण और स्थायी नहीं होता। महेंद्र ने भी अपने विमुख संसार के खिलाफ विद्रोह करके अपने प्रेमोत्सव के सभी दीपों को एक साथ जलाकर बड़ी धूमधाम से सूने घर के अमंगल में ही उसने आशा से कहा, तुम्हें इन दिनों क्या हो गया है चुन्नी? मौसी चली गई हो तो इस तरह मुंह लटकाए क्या रहती हो? हम दोनों के प्रेम में क्या सभी प्रेम समाये हुए नहीं हैं? आशा दुखी होकर सोचती, अपने प्रेम में कोई अपूर्णता तो है। मैं तो मौसी की बात सोचा करती हूँ। सास चली गई हैं, इसका मुझे डर लगता है। घर के कामकाज अब ठीक से नहीं चलते। नौकर चाकर कन्नी काटने लगे। तबीयत खराब है कहकर नौकरानी एक दिन नहीं आई। रसोई पकाने वाला ब्राह्मण शराब पीकर गायब हो गया। महेंद्र ने आशा से कहा, खूब मजा आया, आज हम लोगों ने खुद ही रसोई बनाई। गाड़ी से महेंद्र न्यू मार्केट गया। कौन सी चीज कितनी चाहिए इसका उसे कुछ भी पता न था। बहुत से सामान उठाकर खुशी खुशी घर लौटा। उन चीजों का किया क्या जाए यह आशा भी ठीक से न जानती थी। प्रयोग में ही दिन के 2-3 बज गए और बहुत से अजीबोगरीब खाना तैयार करके महेंद्र को बड़ा मजा आया। लेकिन आशा महेंद्र के उस मजे में साथ न दे सकी। अपनी अज्ञानता पर उसे मन ही मन बड़ी लज्जा और कुढ़न हुई। कमरे की चीजें इस कदर बिखर गई थीं कि जरूरत पर कुछ पाना ही कठिन था। महेंद्र की डॉक्टरी वाली छुरी एक दिन तरकारी काटने के काम आई और कूड़ों के ढेर में जा छिपी। जिस पर वह नोट लिखा करता था वह कॉपी पंखे का काम करके अंत में रसोई की राख में आराम करने लगी। इन अनहोनी घटनाओं से महेंद्र के कौतूहल की सीमा न रही, लेकिन आशा को इससे तकलीफ होने लगी। बेतरतीबी के बहाव में सारी गृहस्थी को बहाकर हंसते हुए उसी के साथ बहते चलना उस बालिका को विभीषिका जैसा लगा। एक दिन शाम को दोनों बरामदे में बैठे थे। सामने खुली छत। बारिश खुल जाने से कलकत्ता की दूर तक फैली इमारतों की चोटियां चांदनी में नहा रही थीं। बगीचे से मौलसीरी के बहुत से औंधे फूल लाकर आशा माथा झुकाए माला गूंथ रही थी। महेंद्र खींचातानी करके रुकावट डालकर उल्टा सीधा सुनाकर नाहक ही झगड़ा करना चाह रहा था। बेवजह इस तरह सताए जाने के कारण आशा उसे झड़कना चाहती थी कि किसी बनावटी उपाय से उसका मुंह दबाकर महेंद्र उसकी कहन को अकुराते ही कुचल रहा था। किसी पड़ोसी के पिंजरे की कोयलिका कूक उठी। महेंद्र ने उसी दम अपने सिर पर झूलते हुए पिंजरे को देखा। अपनी कोयल पड़ोसी की कोयल की बोली चुपचाप कभी न सह सकती। आज वह चुप क्यों है? महेंद्र ने कहा, तुम्हारी आवाज से लजा गई है। उत्कंठित होकर आशा ने कहा, आज इसे हो क्या गया? आशा ने निर्होरा करके कहा, मजाक नहीं, देखो ना उसे क्या हुआ है। महेंद्र ने पिंजरे को उतारा, पिंजरे पर लिपटे हुए कपड़े को हटाया, देखा कोयल मरी पड़ी थी। अन्नपूर्णा के जाने के बाद खानसामा छुट्टी पर चला गया था। कोयल का किसी ने ख्याल ही न रखा था। देखते ही देखते
आशा का चेहरा फीका पड़ गया। उसकी अंगुलियां चल न सकीं। फूल यूं ही पड़े रह गए। चोट तो महेंद्र को भी लगी, लेकिन नाहक ही रस भंग होगा, इसलिए उसने इसे हंसकर टाल जाने की कोशिश की। बोला, अच्छा ही हुआ, मैं इधर डॉक्टरी को निकलता और उधर यह कमबख्त कू कू करके तुम्हें जलाया करती थी। कहकर अपने बाहुपाश में लपेटकर उसने आशा को अपने पास खींच लेना चाहा। अपने को धीरे धीरे उसके बंधन से छुड़ाकर आशा ने आंचल से मौरसिरी के सब फूल गिरा दिए। बोली, छी छी, अब देर क्यों, जल्दी जाकर मां को ले आओ। कहानी का यह भाग यहीं समाप्त करते हैं। अगले भाग जल्दी ही आपको इसी चैनल पर मिलेंगे। अगर आपको यह कहानी पसंद आई है तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद।